हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यही रिफ्लेक्शन हमारे स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होता है। तो स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर समझने के लिए ये एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, ये ग्लास की बनी हुई है और अंदर से हॉलो है, यानी ग्लास की स्फेरिकल बॉल है जो अंदर से क्या है, हॉलो है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पे एक कट लगाया, ठीक, और ये पार्ट हमने निकाल के यहां पे रख लिया। ठीक, ये बात क्लियर हुई? ये पार्ट पहले ये बताओ दिखने में कैसा होगा, साइड से कैसा दिखेगा और सामने से कैसा दिखाई देगा। ठीक ना, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो देखो भाई, साइड से तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कटोरे जैसा। और जब इसको सामने करेंगे, ठीक ना, फ्रंट में करेंगे, तो फ्रंट में ये हमको एक सर्कल दिखाई देगा। सोच के देखना थोड़ा सा, विक्की की बॉल है, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, साइड से कट कर दिया। ठीक है, जरूर ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जो ये टेनिस बॉल होती है उसको वो जब फट जाती है या जो है टॉर्न हो जाती है, तो उसको जब हम निकाल के सामने से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, सर्कल, और साइड से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, डी शेप की। हम अपने फिगर में इसको बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब क्या करेंगे यार, मिरर बनाना है। ठीक है, तो हम इसको एक तरफ से सिल्वर पेंट कर देंगे और हमारा मिरर तैयार हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर समझ में आया क्या हुआ? देखो भाई, स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन क्या हुई? Spherical mirrors are those mirrors in which the reflecting surface is a part of, किसका पार्ट है भाई, hollow sphere of glass। फिर से एक बार, spherical mirrors are those mirrors, spherical mirror भाई वो मिरर होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, कोई भी हो, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, वो डिपेंड करेगा हमने किधर पेंट किया है। ठीक है, तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो कि कहां से निकाली गई हो, एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से निकाली गई हो, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। बात क्लियर हुई? तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनो और लिख लो भाई। ठीक है ना, पॉज करके लिख लो, धीरे धीरे करके लिख लो, इसको 0.25 स्पीड में चला के लिख लो, चाहे जैसे लिखो। ठीक है ना, फिर से सुनो, इस डेफिनेशन क्या है? स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। किसका पार्ट होगी? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट होगी। ठीक, अब हम इसको कितने तरीके से पेंट कर सकते हैं भाई? दो तरीके से पेंट कर सकते हैं। कैसे? पहला पेंट हम सोचे इधर कर दें, क्यों भाई, इस तरफ सिल्वर पेंट कर दें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। या हम एक काम और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा मिरर है, ग्लास है अभी तो, और हमने सिल्वर इस तरफ कर दिया, तो हमें दूसरे टाइप का मिरर मिलेगा। दोनों है स्फेरिकल मिरर, मगर दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर। कैसे याद करें? बहुत सिंपल है। ये मिरर है, ठीक है, हमने मान लो इधर पेंट किया, ठीक, इस तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, ये मिरर है और हमने इधर पेंट किया। तो अब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये हुई, ठीक है, हम सामने खड़े हैं, हम मिरर के अंदर जा रहे हैं, मिरर की तरफ जा रहे हैं। मिरर की तरफ जाते समय हमें मिरर के अंदर जाना पड़ेगा। देखो फिर से, ये सरफेस सिल्वर है, ठीक है ना, ये वाली सरफेस सिल्वर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम सामने खड़े हो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ही होते हैं ना, ये तो नहीं कि पीछे मिरर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिधर रिफ्लेक्टिंग होता है उस तरफ खड़े होते हैं। यहां हम खड़े हैं, अगर हमें इस मिरर की तरफ जाएंगे तो हमें मिरर के अंदर जाना पड़ेगा ना, केव में जाना पड़ेगा। तो इस मिरर को कहते हैं कॉन्केव, ठीक ना, जहां हमें केव में जाना पड़े, गुफा में जाना पड़े। ठीक है, और अब तो बात समझ गए, जो बचा वो कॉन्वेक्स। कैसे? अगर हमने इधर पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, ठीक। अब हम खड़े कहां होंगे? यहाँ पे शीशा में अगर शक्ल देखनी है तो हमें कहां पे खड़ा होना पड़ेगा? इधर खड़ा होना पड़ेगा। और यहां से जब हम इसमें जाएंगे, कोई केव में जाना नहीं पड़ रहा ना, बस सिंपल सी चीज है। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां हम खड़े हैं, जा रहे हैं, तो हमें केव में जाना पड़ रहा है। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्केव मिरर। ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। क्लियर है बात? कॉन्केव एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा तो समझ में आ ही जाएगा। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया क्या होते हैं? ठीक है,
अब इनमें कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता करने हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे उसमें हमने नॉर्मल पढ़ा था, ये सब पढ़ा था प्लेन मिरर्स में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ऐसे इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो देखो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है एपर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्योंकि साल भर लोग इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि एपर्चर होता क्या है। देखो एपर्चर क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये हमारा मिरर है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसका डायमीटर, इसे हम कहते हैं एपर्चर। ये डायमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मिरर में ऊपर से लेके नीचे तक की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितनी है, इसका डायमीटर जो होता है, इसे हम एपर्चर कहते हैं। या बेसिकली हम लोग और अच्छे से कहें तो लीनियर एपर्चर ज्यादा सही रहेगा, लीनियर एपर्चर। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड लीनियर एपर्चर। ठीक, क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक चीज जो पूरे चैप्टर में भाई ध्यान रखना, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हम पढ़ाएंगे या जितने भी रूल्स हैं जो बनाए गए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, वो सारे रूल्स ये मान के बनाए गए हैं कि जो एपर्चर होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। यानी कि जितने भी रूल्स हम बताएंगे वो उन्हीं मिरर्स के लिए बताएंगे जिनका ये जो एपर्चर है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है ना। लार्ज एपर्चर में कोई रूल काम नहीं करता है। जितने भी रूल इस चैप्टर में बताए जाएंगे ये कोई भी लार्ज एपर्चर पे काम नहीं करेगा। मतलब कि मिरर ऐसा होना चाहिए, ये मतलब बड़ा करके दिखाएं तो बड़े में तो ये है, मगर ऐसे मिरर्स के लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रूल फॉलो होगा उन मिरर्स के लिए जिनका एपर्चर बहुत छोटा हो, ठीक है। मगर हम सीधी सी बात है ऐसे मिरर्स बनाएंगे तो है नहीं, ठीक है, बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुमको माइक्रोस्कोप लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे बड़े बड़े, ठीक है ना, बट एक चीज हम, एक एग्जाम्पशन हम मान के चलेंगे कि एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। बिना छोटा एपर्चर माने काम नहीं बन सकता भाई, ठीक। तो ये एग्जाम्पशन ध्यान रखना भाई। चलो एपर्चर बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, एपर्चर हो गया तो शुरू करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है। भाई बहुत सिंपल है, जो ये स्फेरिकल मिरर है, चलो इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है भाई, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, जल्दी बताओ। ठीक, कॉन्केव, बिल्कुल सही, ठीक। ये किसी ना किसी स्फीयर से निकाला गया होगा, किसी ना किसी स्फीयर से निकाला गया होगा, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बस इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी, ठीक है। ये हमारा मिरर, ये किसी ना किसी स्फीयर से निकाला गया है, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा और उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर नहीं, ठीक है। सी से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में डिफिनेशन सुन लो, ठीक है ना। The center of curvature of a spherical mirror, किसका है, spherical mirror का, ठीक है ना। The center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere of glass, किसका सेंटर, hollow sphere of glass का सेंटर, of which mirror is a part, जिसका मिरर क्या है, पार्ट है। फिर से देखो, the center of curvature of a spherical mirror is the center of hollow sphere of glass of which mirror is a part. सिंपल डिफिनेशन समझ में, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है यार। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर होगा। किसका सेंटर, हॉलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिस स्फीयर का पार्ट हमने मिरर को बनाने में यूज किया है। बस सिंपल सी चीज, क्लियर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है तो रेडियस भी होगी भाई, सीधी सी बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा यार, समझ जाओ यार, सेंटर से सर्कल की दूरी, सेंटर से स्फीयर की डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर दो सेंटर से, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ, बस खत्म, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, खत्म हो गया। ठीक है ना, आसान है। अरे भाई जिस मिरर से हमने, जिस स्फीयर से हमने मिरर निकाला है अपना, उस मिरर, उस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस होगा, और उस रेडियस को ही हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर। किस चीज से डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। ये बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है, नोट कर लेना भाई, जरूरी है। ये यार भाई हमारा मिरर है, कॉन्केव, चलो कॉन्केव ही मान लेते हैं। ठीक? इस पूरे मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? इस पूरे मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम कहते हैं पोल। जैसे ये देखो मिरर यार, ठीक है ना, ये गोल लग रहा है मगर ये एक्चुअली में ना थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है ना, ये कॉन्केव मिरर ही है, ठीक है ना। और इस मिरर में रुक जाओ, पोल हम बना लेते हैं पहले। ब्लैक है, दिखेगा पानी नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, व्हाइट पे ब्लैक दिखेगा, दिख रहा है? ये इसे हम पोल कहते हैं। बात क्लियर थी? पोल क्या हुआ, ठीक है ना, पोल एक पॉइंट होता है जो क्या है, सेंटर है किस चीज का, हमारे स्फेरिकल मिरर का। तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सिंपल, क्लियर है? चल ये पोल हो गया, इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से, पी फॉर पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई हमने। हाइपोथेटिकल समझते हो? मनगढ़ंत ऐसे समझ, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये भाई पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे पूरे चैप्टर में इसका, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है या एपर्चर क्या होता है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसकी डिफिनेशंस लिख भी लो और जो है याद भी कर लो कि क्या होते हैं ये डिफिनेशंस। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जब भी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पॉइंट्स हमें थोड़े मालूम होने चाहिए, कुछ उनके जो भी यार यूज होते हैं यार, समझ जाओ खुद ही। चल शुरू करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस फिर से एक बार देखते हैं। सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई एक हाइपोथेटिकल लाइन होती नहीं है, बनानी पड़ती, ठीक है, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे ना यार, समझो, ठीक है ना। इसके ऊपर इसके नीचे है, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई एक हाइपोथेटिकल लाइन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डिफिनेशन इंग्लिश में सुनो भी। हाइपोथेटिकल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। हाइपोथेटिकल लाइन, लाइन है तो मतलब यहां से आगे भी होगी, इसके बाद भी होगी, क्लियर है ना। ए हाइपोथेटिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, नहीं सब नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं, अब बात करते हैं फोकस की, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फोकस देखो क्या होता है, ठीक है ना। फोकस ऑन द फोकस, थोड़ा ध्यान समझना, फोकस थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक एक करके बताते हैं, चलो। ये मान लो हमारा स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव नहीं, यहां पे हम कॉन्केव के लिए अलग डिफिनेशन देंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग डिफिनेशन देंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बहुत ध्यान से देखना यार इसको, ठीक है ना। समझ में आए 2 बार समझना, मगर बहुत ध्यान से देखना। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब सपोज दैट बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है और इस मिरर पे पड़ रही हैं। क्या होगा मिरर पे पड़ने पे, क्या होगा इन लाइट्स का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जानते हो यार, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये सारी लाइटें एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ये मिरर क्या करता है, इन सभी लाइट्स को एक ही पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। क्यों कन्वर्ज करता है? एरोज ध्यान रखना, सारी पैरेलल लाइट्स को क्या करता है, ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब ऐसा मिरर जो लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे।
इस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं फोकस। किसका फोकस? कॉन्केव मिरर का। यानी जितनी भी लाइट रेस पैरेलल जा रही हैं, ये मिरर उन सभी लाइट रेस को जिस पॉइंट पे फोकस कर देता है, ठीक है ना, मिला देता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब बात उठती है कि ये एक्चुअली में लाइट को कन्वर्स क्यों करता है, ठीक है ना? तो ये कुछ नहीं करता है, ये हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है जो इससे करवाते हैं, ठीक है। देखो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ी 9th क्लास की है, ठीक है ना। 9th क्लास में कभी मतलब थोड़ा फिजिक्स में कभी जाना हो, टेंजेंट, टेंजेंट जानते हो क्या होता है? जैसे एक सर्कल है, थोड़ा सर्कल का पार्ट बनाए, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो इसको टच करके जा रही हो एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। पहली बार में तो नहीं बनेगा, वो बच गया, ये बन गया थोड़ा सा, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा ना, अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, मान लो यहां सेंटर है और सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया, तो जो ये रेडियस बनेगी ये टेंजेंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। टेंजेंट को ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोगों ने ऐसे समझा था 9th क्लास में कि एक पहिया है, समझ लो, ये रोड पे चल रहा है, तो रोड ऐसा तो है नहीं पहिए के अंदर चली जाएगी, है ना। पहिया जस्ट टच कर रहा होगा ना रोड को, तो ये रोड पहिए के क्या है? टेंजेंट है। और यहां पे जो तीली होगी, सोचो, वो सेंटर से ही तो ज्वाइन होगी, ठीक है ना, तो वो रेडियस हो गई, वो रोड के कैसे होगी? परपेंडिकुलर। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये थोड़ी देर के लिए याद कर लो, क्योंकि ये 10th में अभी चैप्टर है, 10th क्लास में 10 चैप्टर सर्किल है, उसमें बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना, कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर ये समझ में बात आ रही है तो जरा ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज ही क्यों कर रहा है। देखो, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, जल्दी से बना देते हैं इसके बारे में। चलो भाई, टकला था, सही हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक लाइट के लिए बताते हैं, ठीक है। चलो, ये लाइट मान लो ऐसे जा रही है, ये सेंटर है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको जोड़ दें तो ये रेडियस बन जाएगी, और रेडियस क्या होगी? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो यानी ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? मिरर के परपेंडिकुलर ना। यहां पे मिरर कैसा है? यहां पे मिरर कैसा है? इसी डायरेक्शन में तो है। और अगर मिरर यहां पे इस डायरेक्शन में है तो ये, ध्यान देना, मिरर इस डायरेक्शन में है तो यहां से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस होगी, और रेडियस टेंजेंट की हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और मिरर के परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बताओ भाई, उतना एंगल बना के भेज दो। अंदर आगे कि नहीं आगे? चल एक बार इधर भेज के देखते हैं, अगर समझ में बात आई है तो आगे करके देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार देखते हैं नीचे की तरफ आपकी बार, ठीक है। चलो बाल वाल नहीं बनाते, ठीक है, टकला रखते हैं इसको। ये है, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। कैसे पता करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज दैट यहां पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे तो बताओ भाई, ये मिरर के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? मिरर यहां पे कैसा है? यहां पे मिरर की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट ही तो होती है यार, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? तो टेंजेंट है, और टेंजेंट से रेडियस क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो यानी कि मिरर के ये परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा ना। बताओ इधर चली गई कि नहीं चलेगी? देख रहे। तो यानी कि कॉन्केव मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्स करता है। क्यों करता है? बात समझ में, ठीक है। एक होमवर्क है, अगर समझ में आया है तो ये एक होमवर्क है कि पता करो कि डाइवर्जिंग मिरर, यानी सॉरी डाइवर्जिंग बताया नहीं मिरर, मगर कॉन्वेक्स मिरर। अब समझ रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करता है, ठीक है ना। ये जरा करके देखना, ठीक है ना, अगर ये बात समझ में आई। चलो हम अभी करके देखेंगे, ठीक है ना। एक जगह ऊपर से करके देखेंगे तो नीचे से करके बताना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बात क्लियर हुई क्या? फिर से एक बार देखते हैं। ये कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं,
ये कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उन सबको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर? चलो भाई इसको इंग्लिश में समझते हैं। द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, एक चीज और बता दे उससे पहले, ये जो लाइटें हैं, लाइट रेज, पहली बात तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना, और दूसरी चीज एक और है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होनी चाहिए। अब पास तो होंगी, क्यों होंगी, एपर्चर बहुत छोटा है, याद करो, ठीक है ना, हमने पहले ही बता दिया था कि एपर्चर बहुत छोटा है, और ये अगर एपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये सारी लाइट्स, जितनी भी पैरेलल लाइट्स हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास होंगी। क्लियर है ना? तो पास होना, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होना बहुत जरूरी है। अगर दूर दूर लाइट्स होंगी, उनको ये फोकस पे नहीं एडजस्ट कर पाएगा या कन्वर्स नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एपर्चर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना भाई। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द प्रिंसिपल फोकस, द, इसी में जोड़ लो यार, थोड़ा टाइम बच जाएगा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन, कहां पे पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। स्पेलिंग याद देख लेना यार, प्रिंसिपल एक्सिस की है। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जहां पे क्या होगा, ऑल लाइट रेज, सारी लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज, विच आर पैरेलल, विच आर पैरेलल, पैरेलल तो होनी चाहिए मगर एक चीज और, क्लोज होनी चाहिए, विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। कब, जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट करे, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर, थोड़ी बड़ी डिफिनेशन लग रही है यार, मगर जरूरी, ठीक है ना, और यही लिखना डिफिनेशन हो सके तो, ठीक है, बहुत सही डिफिनेशन है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, बहुत सिंपल है मगर याद हो जाएगी बहुत आराम से। देखो किसकी बात करने जा रहे हैं हम, किसकी डिफिनेशन निकालने जा रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, कैसे, किस चीज के प्रिंसिपल फोकस की, कॉन्केव मिरर की। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग बताएंगे। ठीक है, दोनों की डिफिनेशन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, लाओ इसके बाल बना देते हैं, टकला अच्छा नहीं लग रहा। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है ना, क्लियर है बात, कहां पे पॉइंट है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर से, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जहां पे क्या होगा, ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल and close to the axis, all the light rays which are parallel and close to the principal axis, parallel and close to the principal axis converge, क्या हो रही हैं, converge हो रही हैं after reflection from the mirror, after being reflected from the mirror, after reflecting from the mirror। तो कुछ भी लिख, कोई दिक्कत नहीं, एक दो वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो अपने आप चेंज कर सकते हो, मगर सारे पॉइंट्स जो लिखना, ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज बहुत लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार, द प्रिंसिपल फोकस, आज दो बार याद करोगे यार, आराम से याद हो जाएगी। द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, अब कॉन्वेक्स तो हो गया, कॉन्केव तो हो गया, अब कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्स करता है भाई लाइट को, हो सकता है कहीं यार कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स बोलते, हो सकता है वीडियो में गलती हो सकती है। ठीक है, तो समझ जाना, अभी हमने सब कुछ कॉन्केव के बारे में बताया। ठीक है, अब कॉन्वेक्स के बारे में बताने चाह रहे हैं। कॉन्वेक्स के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, ये हमने पेंट कर दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो देखते हैं ये डाइवर्स क्यों करता है, एक हम करके देखते हैं, एक तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ऊपर हम करके देखते हैं, नीचे की लाइन में तुम होमवर्क में करना। ठीक,
यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, मिरर की डायरेक्शन टेंजेंट होती है हमेशा। किसी पॉइंट पे मिरर की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट। नहीं मानो तो याद करो, ये मोशन में, एक्चुअली में मोशन चैप्टर में, ठीक है ना, शायद बताया हो गया हो, ठीक है ना, कि स्कूल में या कहीं पे, ठीक है, कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो किसी पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है, वहीं से याद आया है। तो यहाँ पे मिरर की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि इधर होगा, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर यार, ये सर्कल ये ऐसे बनेगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर हो गया। ये रेडियस हो गई। रेडियस क्या होती है, मिरर के परपेंडिकुलर होती है, मिरर के परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया है तो जरा देखो भाई, नॉर्मल ये ऐसा नॉर्मल है, ये रहा नॉर्मल। अरे यार टेढ़ा हो गया क्या यार, ये नॉर्मल सही है। तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोल देते हैं एंगल आई। बना लो एंगल अपने आप, और बनाओगे तो देख लो भाई, ये लाइट को क्या करेगा, इधर भेजेगा कि नहीं भेजेगा। ये एंगल आई है तो इतना ही एंगल बनाते हुए भेजेगा, तो लाइट इधर से आई, इधर चली गई, डाइवर्स हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए ये सारी लाइट को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। ये जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उन सभी लाइट्स को क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्यों डाइवर्स करता है ये समझा दिया, ठीक है। नीचे अपने आप करके देखना कि इधर जाएगी कि अंदर की तरफ जाएगी, ठीक। चलो जरा समझते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। तो उससे पहले जरा हम देख लेते हैं कि जब पैरेलल लाइट इसके ऊपर आती है तो क्या होता है। चलो थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ये मिरर हमारा कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है बात। अच्छा, ये लाइटें आ रही थी पैरेलल एंड क्लोज, ध्यान रखना यहां भी क्लोज रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, मुंह से निकल गया था ठीक है। ये सारी लाइट को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। एरो भाई जरूर बना देना, ठीक है, जब भी याद आ जाए। एक लाइट यहां जा रही है तो वापस आ जाएगी इसी रास्ते। सारी लाइट को डाइवर्स कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल फोकस देखो क्या होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है, डाइवर्स करता है, ये बात समझ में आई, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अगर ये सारी लाइटें जो डाइवर्स हो चुकी हैं, इनको हम आगे बढ़ाएं, प्रोड्यूस करें, तो हमको लगेगा कि ये सारी लाइटें एक ही पॉइंट से आ रही, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बहुत पास में बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी चेंज करेंगे इसको, डिफिनेशन को थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज करेंगे ताकि याद आसानी से हो जाए, ठीक। बात समझ में आई, ठीक है। यहां देखो लाइट डाइवर्स हो रही है, तो मीट तो कर नहीं सकती, मगर डाइवर्जिंग लाइट कहीं ना कहीं मीट कर सकती है ना, एक पॉइंट से आ ही तो नहीं होंगी। जिस पॉइंट से आ रही होती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो भाई इसकी डिफिनेशन, द प्रिंसिपल, ये थोड़ी सी कठिन है, ठीक है ना, पहली वाली तो बहुत आसान है, और पहली वाली याद कर लोगे तो ये भी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर हमने लिख दिया, ठीक है भाई। ये भी तो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सही लिखा है। एट विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ये तो सब तो हमारा सही है, ठीक है ना, बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। सारी डिफिनेशन हमें इसी में मिली जा रही है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे सारी लाइट रेज जो कि पैरेलल और क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब कन्वर्स नहीं कर रही, कन्वर्स तो नहीं कर रही है ना। All the light rays which are parallel and close to the principal axis appears to come from, जहां से आती हुई लगती हैं, after reflecting from the mirror, फिर से एक बार, the principal focus of a convex mirror is a point, the principal focus of a convex mirror, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा, is a point on the principal axis at which all the light rays which are parallel and close to the principal axis, ठीक है ना, अब appears to come from, आती हुई लगती है, ठीक है ना। appears मतलब लगना, to come from आती हुई, तो जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं ये लाइट्स रिफ्लेक्ट होने के बाद,
उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है डिफिनेशन यार, थोड़ी सी सिंपल है, ठीक है, समझने में हो सकता है कठिन लग रही हो, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी, ठीक। अगर थोड़ा सा प्लेन मिरर अच्छे से समझ में आया होगा तो ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी कि ये पहली बात लाइट डाइवर्स करता है, क्यों डाइवर्स करता है ये भी समझा दिया, ठीक। अब ये सारी लाइट जब डाइवर्स कर रहा है तो ये लाइट्स इधर तो मिल नहीं सकती हैं, और इधर नहीं मिल सकती हैं तो डाइवर्जिंग लाइट भी याद करो एक पॉइंट से आती है, तो वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं बस। अब इसको इंग्लिश में कहना है तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तक तो सही है, ठीक ना। appears to come from, बस इतना, at which all light rays which are parallel and close to the principal axis appears to come from after reflecting from the mirror, ठीक। तो आप समझते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ की देखो डिफिनेशन क्या है। सपोज दैट ये हमारा मिरर है, कोई भी मिरर ले सकते हैं, फोकल लेंथ की जो डिफिनेशन है वो कॉमन है दोनों के लिए, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है ना। कोई भी मिरर लिया हमने, ये इसका फोकस मान लो, फोकस को हम कैपिटल F पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक पैरेलल लाइन होती है वो फोकस से ही तो पास होती है, ठीक है। चलो अच्छा, तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ये ध्यान रखना जरा। फोकस जो होता है, जो पॉइंट है फोकस, वो कैपिटल F से डिनोट होता है, और जो लेंथ है फोकल लेंथ, ये स्मॉल f से डिनोट होती है। दोनों कैपिटल F से नहीं, या दोनों स्मॉल f से नहीं, ठीक है। कौन कैपिटल F से कौन स्मॉल f से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है। अभी प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसको समझाते हैं। अगर ये x है, क्या x है, फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये पूरी डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 2x होगी। ये हमें प्रूव करना है, बात समझ में। ये अगर मतलब ये 10 है फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, अगर f10 है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये रिलेशन का मतलब है। अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूव है। एजम्पशन बहुत ध्यान में रखना। क्या एजम्पशन बताया था सबसे पहले, ये बताया था कि अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। अपर्चर क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना इसके नहीं हो पाएगा प्रूफ। हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है, हम छोटा बनाएंगे तो फिर कुछ समझ में आना नहीं, ठीक है। हम तो बना देंगे, ले लो ये लो समझ लो अपने आप। तो अपर्चर बड़ा बनाएंगे, मगर ये मान के चलना है कि अपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है। चल, ये भाई हमारा मिरर हो गया, ठीक है। ये R, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, R है। ये फोकस है, और ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, F मान ली। अब हमें प्रूव करना है कि जो R है वो F का डबल है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम जानते हैं अगर एक लाइट पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। फोकस को इसका लेते हैं हल्का सा, ठीक। चल, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा, बता चुके हैं, नॉर्मल हो जाएगा। ये मिल जाओ भैया, अरे चल, ये नॉर्मल है, ठीक है। रेडियस है ना, रेडियस हमेशा मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल आई कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम यहां पे मान लेते हैं ये एंगल है कितना, x, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, x, ठीक है। थीटा मान सकते हो चाहो तो, ठीक है। थीटा वैसे बता चुके हैं कि थीटा भी माना जा सकता है, चलो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों ने हमेशा x से ही काम किया है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो इसको भी x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब जरा ये बताओ, अगर ये x है तो हम कह रहे हैं ये भी x होगा,
नहीं सर आप गलत कह रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये x है तो क्या ये x होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल होगा। कैसे, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ध्यान दो, ये लाइन पैरेलल है ना इसके, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। समझो अपने आप, ठीक है। ये 9th का छोटा सा टॉपिक है, या 7th में भी पढ़ा है, 9th में भी है, ठीक है, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, इस वजह से इक्वल होगा, तो इसको भी हम x बोल सकते हैं। क्लियर। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे देते चलो CFO। तो CFO ट्राइंगल में जरा देखो, CF या CF तो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो तो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब CF और FO ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ये चीज मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बताओ। एक ट्राइंगल जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोला जा सकता है, और उसमें दो एंगल जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज मालूम है। तो ये दोनों साइडें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं कुछ y, तो ये भी y होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया। क्यों भाई, ये y समझ में आई। अच्छा आगे देखते हैं, ये दोनों y हो गए। अब एक बहुत जरूरी चीज, ठीक है ना, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी, अगर ये समझ में आ गई तो रिलेशन प्रूव हो गई, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना, ठीक। अपना एग्जाम्पशन याद करो जल्दी से, कि एपर्चर बहुत स्मॉल होगा। एपर्चर बहुत स्मॉल होगा मतलब ये पॉइंट यहां नहीं है, ये पॉइंट यहां पे नहीं है, ये पॉइंट कहां पे है, इसके बहुत पास, इस पॉइंट के बहुत पास, यहां है, इस पॉइंट के बहुत पास है, यहां पे। तो ये जो रेड लाइन है, या ये जो लाइन वापस आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये यहां से नहीं आ रही है, ये कहां से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। बात क्लियर हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया भैया कि ये हम जो एपर्चर है वो बड़ा बनाते हैं, बट एक्चुअल में एपर्चर कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो ये मिरर ऐसा है ही नहीं ना, ये मिरर तो इस तरीके का है। अब कुछ समझ में नहीं आएगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। और ये लाइन है, इसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब पैरेलल लाइन जा रही होगी, ये देखो, ये ऐसे टकराएगी, ऐसे आएगी, है ना। अच्छा गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक। तो हमने बनाया बस बड़ा है, ठीक है, समझाने के लिए, बट एक्चुअल में ये कहां पे है, ये यहाँ पे है। और जब ये यहां पे होगा तो ये लाइन देखो जरा, ये लाइन, ये जो y हमने जिसको माना है, ये लाइन बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। देखो ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। देखो ध्यान से, लगभग इक्वल होंगी ना, ठीक। कब, जब ये पॉइंट यहां पे हो, और एपर्चर हमने पहले ही कहा स्मॉल होगा, और एपर्चर स्मॉल होगा तो ये पॉइंट यहां पे होगा, ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, मतलब एक्चुअल में ये जो y होगा तो ये भी y ही होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको ये समझ में आ गया। कैसे, अरे यार ये y हो गया, ये y हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 2y, यानी r कितना आ गया हमारा, 2y आ गया। f हमारा कितना है, f हमारा y, देखो f हमारा कितना है, y, डिवाइड कर दो, r अपॉन f इज इक्वल टू 2y अपॉन y, बाकी मैथ्स तो तुम्हारी हमसे अच्छी है ही, r अपॉन f इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर। चलो अब हम यहीं पे रखते हैं, इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ रूल सीखेंगे पहले रिफ्लेक्शंस में, और जो है उसके बाद हम लोग सीधे कॉन्केव मिरर में कैसे इमेजेस बनती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। गुड बाय।